वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो भारत और चीन के फौजी अफसरों के बीच बातचीत बस शुरू होने वाली है। मीटिंग के लिए भारतीय कोर कमांडर हरेंद्र सिंह हेलीकॉप्टर से मोल्डो गए। एक महीने से चल रहे तनाव को कम करने के लिए होने वाली यह बैठक कोर कमांडर स्तर की है। यह बैठक लद्दाख के चुशूल के करीब मोल्डो में होगी। मोल्डो टकराव की जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। बैठक के पहले भारत ने एक संदेश साफ दे दिया है कि वो अपनी जमीन में घुसपैठ कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बातचीत में भारत पेंगोंग त्सो, गलवान घाटी और डेमचौक में तनाव कम करने का ठोस प्रस्ताव रख सकता है। पूर्वी लद्दाख के ये वो 3 अहम इलाके हैं जहां पिछले 1 महीने से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। इनमें गलवान में परिस्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन पेंगोंग त्सो को लेकर तनाव ज्यादा है। और सुरक्षा सभा के अगले सत्र के लिए आपको ले चल रहे हैं मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के पास। शुक्रिया रोहित। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हमारे साथ इस समय पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। एक तो आप सेना अध्यक्ष ही रहे हैं, ईस्टर्न कमान भी आपने संभाला है, और चीन जिस तरीके से आमतौर पर तो हम देखते हैं कि वो उसी सीमा पर ज्यादा करता है, लद्दाख तो कभी कभार घूम फिर कर आता है। इस बार सबसे पहले सर, मैं इससे पहले कि विस्तार में चीन के साथ जुड़े तमाम सवाल आपसे पूछूं, आपसे जुड़े सवाल पूछूं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि आज कमांडर स्तर की बातचीत से फाइनल नतीजा निकल जाएगा, लेकिन या फिर चीन से अभी थोड़ा सा और बातचीत करती रहनी पड़ेगी? देखिए श्वेता जी, ऑप्टिमिस्ट होने में कोई हर्ज नहीं है और मैं ऑप्टिमिस्ट हूं कि कुछ हल निकलना चाहिए। लेकिन देखिए ऐसे है कि अल्टीमेटली हल इसका जरूर निकलेगा, और निकलेगा मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल्स को कंबाइन करके ये हल निकलेगा। डिपेंड करता है कि जैसे मैंने 1-2 बार पहले भी डिस्कशन में बताया, आपके इंडिया टुडे चैनल पे भी मैंने बताया है कि देखिए हमने डिसाइड करना देखना है कि चीन ने ये क्यों किया, और अगर उसका ये मुद्दा जो उनका इंटेंशन था अगर वो हल हो गया है तो वो यकीनन मान जाएंगे। और लेकिन मैं समझता हूं कि इसको प्रोलॉन्ग करना जो है वो चीन के हित में नहीं है अभी, और चीन चाहेगा कि इसका जो है एक एमिकेबल जो है रेजोल्यूशन हो जाए, और इसके तहत मुझे लगता है शायद आज हो जाना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर करेंगे तो शायद एक आधा मीटिंग और जो है शायद उसको करके ये इसका हल निकल आएगा। लेकिन मैं ऑप्टिमिस्ट हूं कि इसका हल निकलना चाहिए। ये टेक्निकल लेवल के ऊपर है। मैं इससे पहले आपकी डिस्कशन सुन रहा था, हम एक वॉर जोन के इलाके की बात कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ये बड़ा टेक्निकल नीचे लेवल के ऊपर ये कार्रवाई चल रही है, ये पहले भी होती रही है। इसका हमने हल ढूंढते रहे हैं मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, और इसका अभी हल निकलेगा। क्योंकि देखिए एट द लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर और जी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट है चीन के, एक समझौता हो रखा है कि जो एक कोऑपरेटिव, जो एक कोलैबोरेटिव, जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये दोनों देशों के हित के अंदर है, दोनों देशों को ग्रो करने के लिए, एम्पावर करने के लिए। और उसके लिए मैं नहीं जानता कि एक टेक्निकल लेवल का जो ऐसा छोटा सा एक जो इंसिडेंट है, वो जो हमारा एक अच्छा बेहतरीन रिलेशनशिप जो जा रहा है, और हमने देखा डोकलम के बाद जो 2 इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी उसके अंदर उभर के आया था। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई चोट पहुंचेगी, और ये इसका हल जल्दी निकल आएगा। सर, पर एमिकेबल सोल्यूशन हमें ढूंढना है या फिर हमें परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है? और क्या अगर हम हकीकत की बात करें तो परमानेंट सोल्यूशन पॉसिबल है जिस तरह की परसेप्शनल लड़ाई है हमारी इस पूरे एरिया में? देखिए श्वेता जी, ये इसका मुद्दा जो आप बोल रहे हैं ना, परमानेंट सोल्यूशन, ये पॉलिटिकल लेवल पे होगा। देखिए 1993 से सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को बरकरार रखा है। इनफैक्ट 1975 के बाद में एक भी गोली नहीं चली है, आपको पता होगा, LAC के ऊपर। इसका मतलब कि फौज ने जो अपनी कार्रवाई थी वो कर दी है। तो अभी ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर इसकी जो है आगे इसको बढ़ना है, और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर की देखरेख के नीचे जो कार्रवाई करते हैं वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का जो ग्रुप है, जो कि लास्ट मीटिंग जो थी दिसंबर में हुई थी पिछले साल, और उसके अंदर जो NSA हैं उसको वो लीड करते हैं, उसको चेयर करते हैं भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से। और मुझे यकीन है कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा।
लेकिन मैं ये जानता हूं और मुझे याद है जब मोदी जी आए थे तो उस वक्त मैंने कॉलम लिखा था एक मैगजीन के लिए, और मैंने उसमें लिखा था कि अगर अभी इस वक्त जबकि दोनों देशों के अंदर मजबूत लीडर्स हैं, जी जिनपिंग चीन के अंदर और यहाँ पे अपने नरेंद्र मोदी जी, अगर इस वक्त अगर हल नहीं निकलेगा तो उसका कभी हल नहीं निकलेगा और ये प्रोलॉन्ग होता रहेगा। और इसको हल करने के लिए दो लीडरशिप, जो तकड़ी लीडरशिप उनकी जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर देखिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा दोनों साइड्स को, और उसके लिए वो एक ताकतवर लीडर ही कर सकते हैं, नहीं तो क्या है ऑपोजिशन शोर मचाना शुरू कर देगी। तो इसके लिए क्या है, ऑपोजिशन को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए गवर्नमेंट को इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए और जो भी हम करना चाहते हैं हमें करना चाहिए। अदरवाइज क्या है, ये एक थॉर्न इन द फ्लैश ऑफ बोथ इंडिया एंड चाइना ये लगा रहेगा और ये एक किस्म का हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको नीचे करता रहेगा। लेकिन आपको मैं इतना भी बता दूं कि जो आज मैकेनिज्म्स हैं, जो आज हमारी एग्रीमेंट्स हैं, जैसे लास्ट जो एग्रीमेंट 2013 में साइन हुई थी बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये बहुत ही मुफीद हैं और ये कार्रवाई चलती रही है, तो उसको ज्यादा हमने भर चढ़ के देखना नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने प्रश्न किया इसकी परमानेंट सोल्यूशन का, तो मैं यही कहूंगा ये एक बहुत ही मुफीद, एक बेहतरीन वक्त है जबकि दो पावरफुल लीडर्स हैं दोनों तरफ, और इनको अपनी जो अपोजिशन है, बाकी पार्टियां, जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको साथ में लेके एक सोल्यूशन इवॉल्व करना चाहिए ताकि इसका हल निकल सके परमानेंट। बाकी ग्राउंड के ऊपर जो है ये सीसॉ बैटल चलता रहेगा, ये कार्रवाई चलती रहेगी। और मैं आपको इतना बता दूं, और ये उभर के आया है पहली डिस्कशन के अंदर भी, कि 1962 वाली सेना नहीं है अभी, और चीन जानता है। और यही कारण है, आप देखेंगे ये जब दो देश अपनी फौज की काबिलियत को समझने लग पड़ते हैं तो एक म्यूचुअल डिटरेंस पैदा होता है। आज वो म्यूचुअल डिटरेंस है, चीन पंगा नहीं लेगा, उसको पता है कि अगर वो पंगा लेगा तो क्या होगा, क्योंकि दोनों जो सेनाएं वो जानती हैं कि जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं बड़े वो भयंकर होंगे। तो इस करके एक म्यूचुअल डिटरेंस पैदा हो जाता है और आप देखेंगे कार्रवाई ऊपर नहीं जाएगी, इसका हल निकलेगा। सिर्फ इसकी जो टाइम है, कितना टाइम लेगा ये इंसिडेंट, वो निर्भर करता है चीन किस मुद्दे से अंदर आया था, और जब तक उसका मुद्दा हल नहीं होता वो ये कार्रवाई करता रहेगा। सर, 62 के आपने जिक्र किया और मुझे वो कहानी याद आ गई कि जनरल बिक्रम सिंह क्यों सेना में आए थे, आने का फैसला क्यों किया था। तो आपने हमेशा ये जिक्र किया है कि 62 और 65 के युद्ध को देखते हुए आपको लगा कि नहीं, डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे सेना में जाना है। तो यानी कि आप जब सेना में आए तो आपको उस 62 का दर्द भी रहा होगा, 65 का गर्व भी रहा होगा, और 62 में भी गर्व की बहुत सारी कहानियां थी। अगर जैसे चुशूल की बात हो रही है तो रिजांगला की बात वहां पर छिड़ जाती है। तो आपने सेना में रहते हुए और थल सेना को लीड करते हुए कौन सी चीजें वो फोकस थी आपकी, जो आपको लग रहा है कि सेना आज हमारी उस रास्ते पर ही गई है और चीन के सामने कम से कम हम आंख से आंख मिलाने की स्थिति में हैं? देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ मैंने अपने टाइम में ये किया, ये जो पहले के चीफ हैं मेरे से पहले, बहुत बेहतरीन चीफ थे, वो भी, उनका भी नजरिया रहा है। एक बेसिक फंडामेंटल जो डिफरेंस जिसके ऊपर मैंने फोकस किया वो है कि वेस्टर्न बॉर्डर से लेके हमारा जो फोकस है वो चीन की तरफ होना चाहिए। और आप देखेंगे कि जब मैं चीफ था, जो हमारी जो आर्मर की इंडक्शन है ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, इंजीनियर्स का जाना, नॉर्थ सिक्किम में आर्मर का इंडक्ट करना, ये कार्रवाइयां मैंने करवाई थी। लेकिन ये इसके लिए पूरा क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहूंगा। ये ऐसी इनिशिएटिव्स हैं जो किसी भी एक चीफ के दौर में कंप्लीट नहीं होती हैं, ये चलती आती हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि हाँ, मेरा गौर था नॉर्दर्न बॉर्डर्स की तरफ देखते हुए कि हमें जो पाकिस्तान है, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे कम्बैट रेशियोज बहुत बढ़िया हैं और आपने देख लिया बालाकोट के बाद में क्या कार्रवाई हुई है। और तो पाकिस्तान, हमें बेसिकली हमने देखना है कि वो पंगा लेता है तो हम प्यूनिटिव स्ट्राइक्स कर सकें, जो हम करते आए हैं। अब हमने उसको दर्शा दिया है, पॉलिटिकल विल को हमने दर्शा दिया है। लेकिन जहां तक चीन का सवाल है, मैं समझता हूं कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बनाना है, अपने कम्बैट पावर को हमने तैयार करना है, जो हम कर रहे हैं लगातार। और ताकि देखिए, जब कम्बैट पावर हमारा बेहतरीन हो जाएगा चीन के मुकाबले में, तो जैसे मैंने कहा म्यूचुअल डिटरेंस। और म्यूचुअल डिटरेंस क्यों आया है? देखिए, जब से ये हमारी एक्सरसाइजेज शुरू हुई हैं चाइना के साथ में, पहले चीन जानता नहीं था हम क्या हैं। अब जब चीन हमारे साथ उसने इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर जो हम करते हैं अपनी आर्मी टू आर्मी एक्सरसाइजेज, उसने देखा है कि हमारी कार्रवाइयां कैसे होती हैं, हमारा जोश हमारे जवानों में क्या है। और मैं आपको इतना बता दूं श्वेता जी, देखिए
पाकिस्तान ने ठीक है हमारा खून जरूर बहाया है J&K के अंदर, लेकिन चीन को यह भी पता है, और मैं आपको बता दूं, मैंने एक बार पहले भी कहा है कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। देखिए उस अखाड़े के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे जवान जो मजबूत हुए हैं, जो बैटल हार्डन हुए हैं, आज एक हमारा जो सिपाही है वो किसी भी सेना के 10 सिपाहियों के बराबर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं। और ये इतनी बेहतरीन एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसके अंदर मैंने कहा ठीक है हमने खून पसीना बहाया है, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द अदर साइड, जो हमने इसमें हासिल किया है वो है हमारी कॉम्बैट पोटेंशियल, जो कि एक इंटेंजिबल एसेट है कॉम्बैट पावर का। और किसी देश के पास, किसी सेना के पास में ऐसा इंटेंजिबल कॉम्बैट पावर का ये उनके पास मुद्दा नहीं है, हमारे पास है ये। जनरल सिंह, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हो। मुझे याद आ गया 2014 में मेरा ख्याल है चाइना के एक जनरल रिटायर कर रहे थे और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर में कहा कि मुझे हमेशा ये इस बात का अफसोस रह जाएगा कि मैं कभी किसी युद्ध में नहीं लड़ पाया। चाइना इस चीज को समझता है कि उसके पास वॉर एक्सपीरियंस नेग्लिजिबल है, और मुमकिन है आप जो बता रहे हैं कि वॉर जब एक्सरसाइजेज हमारे ज्वाइंट होते हैं तो उसमें चाइना इन चीजों को देखता है। जिस तरह से टेरर से हम लड़ रहे हैं रोजाना, जिस तरीके से वो एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं, जिस तरह से हम हर तरफ की सीमाओं पर हमें हमेशा सतर्क रहना है, चीन के साथ एक ये चीज आ जाती है और शायद वो इस चीज को देख रहा हो, वो समझ रहा हो कि भारत को वो कमजोर समझने की गलती ना कर सके एक पल को भी। बिल्कुल श्वेता जी, आपने ठीक कहा। देखिए, जो मैं बात कर रहा था ना इंटेंजिबल एसेट्स की, चीन ये भी जानता है जो हमारी लीडरशिप है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप बहुत ही आले दर्जे की है। चाहे वो आप ले रहे हैं प्लेटून कमांडर से लेके ऊपर सेक्शन कमांडर से लेके आर्मी कमांडर तक, जो इस टाइम हमारे नॉर्दर्न कमांड में है या ईस्टर्न कमांड में है या सेंट्रल कमांड में है, जो कि चीन के साथ में डील कर रहे हैं, वो जानता है हमारे जो लीडरशिप है ये ट्रेन होके ऊपर आती है। अभी चीन में प्रॉब्लम क्या है? चीन में कॉन्स्क्रिप्शन का एक दौर है जिसके अंदर 3 साल के लिए एक आदमी आता है, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो इंजीनियर है, और उस बंदे को भेज दिया जाता है बॉर्डर के ऊपर। और मैं आपको बता दूं, मुझे याद है जब डेप्सांग हुआ था तो हमने इसको एनालाइज किया था और ये उभर के आया था कि जो उनकी लीडरशिप है, उनके जो लीडर्स लोअर लेवल के ऊपर हैं, वो जानते नहीं हैं कि लड़ाई क्या है, वॉर फाइटिंग क्या है, ग्राउंड रूल्स क्या हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, जो उभर के आए हैं, जो हमारे 4 जो हमने साइन किए हैं पीस एग्रीमेंट उसके तहत, वो नहीं जानते हैं। और इसके साथ साथ अगर मुझे ये मौका मिले कहने का, तो मैं कहूंगा हम शायद सोच विचार कर रहे हैं 3 साल का, ये भारत को नहीं करना चाहिए, बहुत ही हमारे लिए ये ठीक नहीं होगा। लेकिन ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेती वो ठीक है, क्योंकि लीडरशिप जो है इसके अंदर मजबूती तब आती है जब एक जो ऑफिसर है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी या IMA से या OTA से अपनी ट्रेनिंग लेके आता है और वो समझता है कि उसकी लीडरशिप की क्या क्या उसकी वैल्यूज होनी चाहिए, क्या उसकी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, क्या उसके पहलू होने चाहिए जिसके तहत वो लीड करके जवानों को आगे से लीड करके जंगे मैदान के अंदर जो है जीत हासिल कर सके। लेकिन अगर हम ये 3 साल का चक्कर कर देंगे और हमारे डॉक्टर जो हैं, इंजीनियर हैं और बाकी बंदे 3 साल करके और बॉर्डर पे चले जाएंगे, तो हमारा भी शायद चीन जैसा हाल होगा। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे अभी सिस्टम जो है लीडरशिप को तैयार करने का, इसको हमें टच नहीं करना चाहिए और 10-15 साल तक, जब तक कि हम एक सुपर पावर नहीं बन जाते। और मैं इतना आपको बता दूं, इंडिया राइज कर रहा है और इंडिया राइज करेगा, आप देखेंगे रीजन के अंदर। आज क्यों चीन के साथ में थोड़ा ये पंगा हो रहा है? क्योंकि दोनों जो हैं जायंट्स, एशियन जायंट्स, ये ग्रो कर रहे हैं, ऊपर के ऊपर आ रहे हैं। और यकीनन जब 2 जायंट, जो 2 ताकतवर पहलवान जब उठते हैं अखाड़े के अंदर, तो थोड़ी टेंशन फ्रिक्शन आती है, वो आएगी जरूर। लेकिन इसके लिए हमने देखना है कि जो हमारी लीडरशिप है वो आले दर्जे की रहनी चाहिए। और हमारे जवान, तो मैंने आपको बता दिया, हमारे लीडर्स जो हैं वो ट्रेंड हैं फुली। अभी कोई ऐसा अफसर नहीं है, कोई जवान नहीं है जिसने प्रॉक्सी वॉर के अंदर कार्रवाई नहीं की है। और ऐसा आपको लीडर कहीं नहीं मिलेगा फौज का, किसी सेना के अंदर नहीं मिलेगा। और श्वेता जी, ये आपको बताना चाहता हूं, मैंने 3 UN मिशंस की हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर। हर जो SRSG होता है, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल, वो हमेशा मांग करता है भारतीय सेना की। मैं ये जानता हूं क्यों मांग करता है। उसे पता है ये कॉम्बैट वर्दी आर्मी है, ये एक रगडाइज्ड आर्मी है जिसने कि प्रॉक्सी वॉर के अंदर अपनी जो है एक निडरता, अपनी काबिलियत को हासिल किया है। वाकई जनरल विक्रम सिंह, क्या आपको लगता है ऐसा कि चूंकि इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर US देख रहा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया से नजदीकियां बढ़ रही हैं, या फिर जापान उस तरीके से एक चाहता है कि साझेदारी रहे, ये चीजें चाइना को डिस्टर्ब कर रही होंगी? ये सिर्फ हम एक लोकल इफेक्ट न समझें LAC पर जो कुछ चल रहा है, बल्कि एक बड़ी तस्वीर देखें उसकी?
श्वेता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने इनफैक्ट कल मेरा एक कॉलम आया था CNN वर्ल्ड के अंदर जो पब्लिश हुआ था, तो मैं उसके थोड़े एक दो चीजें आपको जो बताना चाहता हूं। चीन क्यों कर रहा है? चीन एक तो उसका जो डोमेस्टिक अभी प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। देखिए शी जिनपिंग का जो एक उसका जो एक इमेज थी, उसको काफी चोट पहुंची है ये पेंडेमिक को हैंडल करने के चक्कर के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, उनकी जो इकोनॉमी है वो श्रिंक कर रही है, इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने जो इमीडिएट नेबरहुड है और बाकी भी जो कंट्रीज हैं, उनके अंदर एक किस्म का एंटी चाइनीज सेंटिमेंट पैदा कर दिया है। एक असर्टिवनेस, एक अग्रेसिव पोस्चरिंग के तहत चीन ने अपने खिलाफ एक एंटी चाइना सेंटिमेंट एक उभर के आ गया है। अब देखिए नेपाल के अंदर भी था। अगर आप देखते हैं नेपाल की जो लीडरशिप जो इलेक्शन जीत के आई है, तो अगर आप देखते हैं 1-2 साल पीछे जाते हैं, आप देखेंगे एंटी चीन वहां सेंटिमेंट था। ऐसे श्रीलंका में रहा है, म्यांमार में रहा है, बांग्लादेश में रहा है। तो हर जो देश जो हैं, जो देश चीन ने कल्टीवेट किए थे भारत को कंटेन करने के लिए, उनमें आज एक एंटी चाइना सेंटिमेंट उभर के आ रहा है जो हमें एक्सप्लॉइट करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए जो BRI जो इनिशिएटिव है शी जिनपिंग का, ये उसका एक अपना बड़ा एक पर्सनल एक इनिशिएटिव है, वो स्टॉल हो गया। करीब 140 मुल्क हैं जो कि चीनियों को उनके देश में जाने के लिए इजाजत नहीं दे रहे हैं। उसके कारण BRI इनिशिएटिव भी स्टॉल हो गया है, इकोनॉमी खराब हो गई है। हांगकांग आप देख रहे हैं, ताइवान का आप देख रहे हैं, ताइवान उनकी आंखों में कैसे बात कर रहा है आज। तो आज जो एक शी जिनपिंग का जो एक उसका मैं कहूंगा उसका हुलिया है, वो ठीक नहीं है। उस डाइवर्शन एक टैक्टिक्स के तहत देखिए चीन 2 टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता रहा है। जहां तक सवाल है उसके एक्सटर्न, उसके अंदर वो इंड्यूसमेंट और इंटिमिडेशन का इस्तेमाल करता आया है, और भीतर अपने इंटरनल डोमेन के अंदर चीन जो है वो हमेशा विप अप करता रहा है। अपने जो सेंटिमेंट्स हैं, एक नेशनलिस्ट जो फर्वर है उसको विप अप करता रहा है, उभारता रहा है, ताकि वो जो उसके जो खामियां हैं, उसके जो इनएडिक्वेसीज हैं, उनके ऊपर पर्दा पड़ जाए। तो ये चीजें देख के इन्होंने किया है। साथ ही साथ देखिए जो 370 हमने एब्रोगेट किया है, उसने सहानुभूति अपनी दिखाने के लिए पाकिस्तान के साथ में भी ये किया होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चीन किसी नजरिए से आया था, इनमें से कोई भी एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये कार्रवाई तब खत्म होगी क्योंकि ये देखिए चीन को ये सुख नहीं करता है जब उसकी प्लेट फुल है प्रॉब्लम्स के साथ में, वो क्यों इंडिया के साथ में एक और प्रॉब्लम लेगा। और इंडियन आर्मी उसे पता है ये 62 की सेना नहीं है, पंगा लेगा तो मार खाएगा। तो इस करके वो बेहतर यही है, मैं चाहूंगा कि हमें टेम्परेचर्स को नीचे रखना चाहिए, कूल रखना चाहिए, टेक्टिकल लेवल के ऊपर मसल फ्लेक्सिंग होनी चाहिए, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर हमें तहजीब से चलना चाहिए। जो हमने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमने कायम किए हुए हैं, जो हमारी पीस एग्रीमेंट्स के हैं, जो हमने साइन किए हैं 1993, 1996, 2005, 2013, उसके तहत हमें चलना चाहिए और मसल फ्लेक्सिंग सिर्फ नीचे रहनी चाहिए। हमें फालतू कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि टेम्परेचर्स बढ़े, जो कि दोनों देशों के लिए ठीक नहीं होंगे। जी वाकई, और बड़ा मुश्किल होता होगा सेना के लिए जो ट्रेन टू किल होती है, उसे बिना गोली चलाए अपनी जगह पर कायम रहना है। लेकिन जनरल विक्रम सिंह, हमने डोकलाम में भी ये देखा। आपको लगता है डोकलाम से चीन ने क्या सीखा होगा हिंदुस्तान के लिए कि 73 डेज हम खड़े रहे वहां पर और आखिरकार उसे पीछे हटना पड़ा था? देखिए जो सबसे एक अहमियत लेसन जो उभर के आया वो ये है कि हम वो ताकत रखते हैं, वो मिलिट्री प्रोवेस, मिलिट्री पावर हमारे में है कि हम चीन की आंखों में देख सकते हैं। और चीन ये देखने में आया है हिस्टोरिकली, अगर आप देखते हैं तो वो उस मुल्क की इज्जत करता है जिसकी मिलिट्री स्ट्रांग है। ये ताकत को हमेशा रिस्पेक्ट करता है चीन। तो डोकलाम के अंदर ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर किया कि देखिए आप जो भारतीय सेना है उसे आप 62 की सेना मत देखिए। दूसरी बात ये भी है कि देखिए जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है हमारे देश का, वो बढ़ रहा है, चाहे वो इकोनॉमी है, वो हमारा पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स आप देखिए, जो हमारे जो इकोनॉमी, खैर वो तो इकोनॉमी पूरी दुनिया की इस वक्त सफर कर रही है, लेकिन जो बाकी पहलू हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के तहत चीन के साथ हम भी ऊपर बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा आगे पहुंचने के लिए। और दूसरी बात देखिए श्वेता जी, यह है कि जब एक मुल्क जब सुपर पावर के पास में उस स्टेचर के पास में आता है ना, तो वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। तो चीन थोड़ा अग्रेसिव हो रहा है, हम भी अग्रेसिव हैं। देखिए हम भी, आपने देखा होगा क्या किया है ये पाकिस्तान के अंदर, वो हमारा खून बहाता रहा, हम चुप करके देखते रहे, लेकिन जब उसने उड़ी किया उसके बाद में
पुलवामा किया तो क्या उसका रिजल्ट निकला? तो हम भी वो जो एक एग्रेसिव पोस्चर है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर हमारा बढ़ रहा है और हमारे में वो पॉलिटिकल विल आ रही है कि ठीक है, हम इन चीजों को ऐसे आराम से नहीं लेंगे। हम दुश्मन जो है, दुश्मन नहीं, जो एडवर्सरी है हम कहूंगा मैं, जो मुल्क हमारा हमारे साथ नहीं चल रहा है, हमारी आंखें दिखा रहा है, तो उसे वो हम नहीं करने देंगे। कोई बुरी नजर को देश के ऊपर हम पड़ने नहीं देंगे। और ये बहुत बेहतरीन तरीके से जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, मैं उनको सुन रहा था, उनकी जो डिस्कशन हुई थी आपके साथ, शायद आप ही ने उनकी डिस्कशन बोली थी, बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने कहा कि हम देखिए, हम किसी को तंग नहीं करना चाहते हैं, हम हर मुल्क के साथ में अच्छे सलूक रखना चाहते हैं। और ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर बहुत बढ़िया मैसेज गया है कि देखिए, हम आपके साथ में बहुत बढ़िया बेहतरीन हम चाहते हैं रिलेशंस, लेकिन लोअर लेवल के ऊपर हम जो है ये ऐसी नॉनसेंस उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारी मिलिट्री जो है आपकी मिलिट्री का सामना करेगी टेक्निकल लेवल के ऊपर। चाइना के साथ हमारी बहुत लंबी सीमा है सर, उसमें लद्दाख में अभी हो रहा है, लेकिन आमतौर पर जो अरुणाचल के हिस्से को लेकर चीन का रुख रहता है वो हमेशा सामने है। इतनी बड़ी सीमा, इतने सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, अगर हम सचमुच में सोचते हैं कि बातचीत के जरिए ये निकलना है, क्या एक बहुत लंबा समय लगेगा, या अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें तो उसका नतीजा जल्दी निकल सकता है? देखिए श्वेता जी, ऐसे है कि एज लक वुड हैव इट, ये हमारे पार्लियामेंट में एक स्टेटेड पोजीशन है हमारी कि ये इलाका हमारा है। इसी प्रकार से चाइना ने वो स्टेट किया हुआ है। तो जब उस लेवल के ऊपर ये दोनों देशों ने अपना जो नजरिया दर्शाया हुआ है, तो एक समझौते के ऊपर आना इतना आसान नहीं है। बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा वेक्स्ड एक ये बॉर्डर इशू है, इसी के लिए बोलते हैं इसके क्यों टाइम लग रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि जो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है इसे हल कर सकती है, और वो जब भी आए देश के अंदर, मैं तो कहूंगा, मैंने बोला ना, मैं 2014-15 में एक कॉलम मैंने लिखा था कि ये एक वक्त है इसे करने का। तो क्यों, देखिए दूसरी बात ये है कि जो ये हमारी तरफ से जो ये इलाका है, जो आप देखते हैं, ये बड़ा एक अंडर डेवलप्ड इलाका है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता डेवलप होता रहेगा, जो एस्पिरेशंस है लोकल्स की वो बढ़ती रहेंगी, और आप देखेंगे इसका हल कोई नहीं निकलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दोनों तरफ से साथ में आएगी तो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर इसका हल हो सकता है। किसी और नीचे लेवल के ऊपर, आर्मी के लेवल के ऊपर इसका हल नहीं निकलेगा। इसका हल निकलेगा तो वो डिप्लोमेटिक लेवल पे निकलेगा, और डिप्लोमेटिक लेवल पे जबकि पूरा देश का एक मैं कहूंगा नेशनल विल जो है वो एक मैं कहूंगा एक अपसर्ज क्रिएट करना पड़ेगा पॉलिटिकल लीडरशिप को इसको सॉल्व करने के लिए। तो जब तक ये नेशनल एजेंडा नहीं बनेगा और नेशनल एक जुनून पैदा नहीं होता कि इसे हमने हल करना ही है, क्योंकि ये सरदर्दी है, तो इसका हल नहीं निकलेगा। लेकिन निकल सकता है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के तहत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद जनरल विक्रम सिंह। जाहिर है, सामने वाला देश अगर देखता है कि जिससे उसका मुकाबला चल रहा है वो देश बेहद शक्तिशाली है, तो चीन भी चाहेगा कि भारत से उसके मसले न रहें, सब निपट जाएं, क्योंकि उसी में सबकी भलाई है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।